स्टार्ट करते हैं आज। जो ये हमारी क्लास है एंशंट हिस्ट्री की, ये सेकंड क्लास है। इससे पहली हमारी एक क्लास कल हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक की शुरुआत करी थी और प्री हिस्ट्री की हमने बात की है अभी कि प्री हिस्ट्री में पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और न्यूलिथिक न्यूलिथिक की हम आज बात करेंगे। पेलियोलिथिक की जो है वो हम कर चुके हैं और मीज़ो भी हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मेन फोकस हो रहा है वो हो रहा है स्टोन एज के साथ। तो स्टोन एज में हमने कवर किया साइट्स कि कौन सी साइट कहाँ पर क्या मिल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही हमने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो अभी शुरुआत करेंगे न्यूलिथिक की अर्ली सेटलमेंट की कि न्यूलिथिक फेज जो है वो किस तरह से जो है वो शुरुआत होती है भारत में और वर्ल्ड में दोनों। तो जो अर्ली सेटलमेंट एविडेंसेस हैं वो सबसे पहले मिलते हैं मेहरगढ़ में। याद रखना कि ये जो आपका मेहरगढ़ है, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको एविडेंसेस मिले हैं किसके, आपके अर्ली सेटलमेंट। अर्ली सेटलमेंट मतलब देख हमने ये समझा था कि जो मेसोलिथिक फेज है उसके लास्ट में आते तक जो है वो एग्रीकल्चर की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं लोग जो है वो थोड़ी परमानेंट होने लगे थे। सेमी परमानेंट जिसको हम कह सकते हैं कि परमानेंटली तो नहीं रह रहे थे बट सेमी परमानेंटली जो है वो जगहों पर रहना शुरुआत कर दी थी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है आपकी मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ है, ये प्रेजेंट टाइम जो है वो आपका पाकिस्तान में है। बलचुनिस्तान जो है आपका एक जगह है, यहाँ पर ये जो प्रांत है, प्रोविंस है वहाँ की, वहाँ ये मिलती है। और ये मेहरगढ़ जो है वो याद रखना, ये जो है वो इन बोलन वैली की, जो बोलन वैली है आपकी उसमें है ये पाकिस्तान में। और ये इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इंडस प्लेन्स एंड माउंटेन वैलीज। यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा है इंडस प्लेन्स को और माउंटेन वैलीज को, ठीक है, बलूचिस्तान की, ये है आपका बोलन पास। तो बोलन पास सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि बोलन पास जो है वो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ साइट भी जो है वो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ साइट जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आगे चलेगी। तो कहीं कहीं पर काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो कंसीडर करते हैं कि मेहरगढ़ सेटलमेंट, मेहरगढ़ से जो है वो शुरुआत होती है प्री हड़प्पन फेज की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मेहरगढ़ साइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद प्री हड़प्पन फेज का मैंने आपको बता दिया। जो एविडेंसेस मिले हैं प्री हड़प्पन फेज के यहाँ पर, तो सबसे पहले मेहरगढ़ में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, कि अगर हम भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम बात करें, कहीं कहीं पर जो पहले अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले जो है वो आपका कैटल या डोमेस्टिकेशन या एग्रीकल्चर शुरू हुआ है तो हुआ है मेहरगढ़ से। और 1970 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे इस रीजन में, ठीक है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही फ्लैश फ्लड्स जो है वो वहाँ पर आए होंगे। तो ये, और उसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स भी मिली हैं फ्लैश फ्लड्स के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है साइट। तो हमें क्या याद रखना है, मेहरगढ़ कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान में, बोलन वैली, बोलन पास। मेहरगढ़ 3 फेजेस में है। देखो इसकी जो फेजेस है, फेज थर्ड जो है इसकी वो आपका प्री हड़प्पन फेज है। हड़प्पा सभ्यता का राइज जो है वो इस फेज से होता है। तो कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है मेहरगढ़ को भी हड़प्पा की अर्ली साइट में। 3 साइटें, 7000 से 5500, 5500 से 4800, 4800 से फिर 3500, और 3500 के बाद जो है वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम किसकी तरफ को, हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ, यानी कि आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक फेज की। नियोलिथिक पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। नियो का मतलब हो गया, नियो जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब हो गया न्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्सन का नाम आएगा, वो आएगा चार्ल्डे। मैंने आपको कल भी बताया था, याद रखना ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसने कहा है कि ये जो है वो न्यूलिथिक फेज जो है वो एक रेवोल्यूशन है, मतलब एक क्रांति है जिसमें जो है वो एग्रीकल्चर और आपका सेटल, परमानेंट सेटलमेंट, या परमानेंट सॉरी, मतलब परमानेंट जो है वो लोग एक जगह रहना शुरू किए। तो यहाँ से जो है वो परमानेंटली जब एक जगह रहना शुरू किए तो क्या हुआ, विलेजेस बननी शुरू हुई। विलेजेस बननी शुरू हुई तो क्या हुआ, विलेज बनी। विलेज से एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर, लोग एक जगह रहने लगे, ग्रुप बनने लगे। फिर क्या होगा, ग्रुप्स में एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी बनी, इकोनॉमी से पॉलिटी हुई, पॉलिटी से जन बने, फिर जनपद बने। तो ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाता है कि ये न्यू जो रेवोल्यूशन है ये रेवोल्यूशन की तरह शुरुआत हुई यहाँ से। और इसने जो है कि वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका सोसाइटी में की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इस रेवोल्यूशन में आप पहले जो थे वो नोमैडिक थे, देन आप सेटल लाइफ की तरफ को मूव कर गए, ये याद रखना। और ट्रांसफॉर्मेशन
यहाँ पर कैसे हुई कि पहले आप गैदरिंग करते थे, फूड को कलेक्ट करते थे, अब हम फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं इस फेज में आकर। साथ में यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया। पहले लोग गुफाओं में रहते थे, न्यूलिथिक फेज में लोग कैसे रह रहे हैं, घर बनाकर। और घर भी किसके बनाए जा रहे हैं, मड के और रीड्स के, यानी कि आपका जो चिकनी मिट्टी हो गई प्लस साथ में चूना पत्थर, ठीक है। और जो ड्राई, कहीं पर एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं कि सन ड्राई जो है वो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है घर बनाने के लिए। साथ में यहाँ के लोग जो है वो कॉटन स्पिनिंग जानते थे, वूल जानते थे और क्लोथ्स। इन्हें पता था कि जानवरों को अगर हम पाल रहे हैं तो उनसे उन्हें मारा ही नहीं जा सकता, उनसे और भी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जा सकते हैं। नियोलिथिक है, लिथिक मतलब स्टोन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टोन थे वो पॉलिश्ड थे, छोटे थे, ठीक है, माइक्रोलिथ थे। और सिर्फ स्टोन्स जो है वो पत्थर के नहीं बने थे, यहाँ पर बोन्स के भी बनाए गए थे। और माइक्रोलिथ ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, मतलब पत्थर को इतना तीखा कर दिया गया था कि उससे जो है वो पेड़ भी काटना आसान हो गया था। धरती में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करने के लिए उसको यूज़ कर सकते थे। सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर यहाँ पर देखा गया है, शीप, कैटल, गोट, ठीक है, और हॉर्स, ग्राम, वीट, ये कुछ क्रॉप्स है। रगी, हॉर्स, ग्राम, वीट और साथ में ये कुछ क्रॉप्स है। और डोमेस्टिकेशन में अगर हम बात करें एनिमल्स की तो शीप, कैटल, गोट, तो ये कुछ जो है वो एनिमल्स को उन्होंने जो है कि वो पालतू बना लिया था। यहाँ पर याद रखना कि पॉटरी का इमर्ज्ड हुआ है, ठीक है। पहले वो हैंडमेड थी, लेकिन उसके बाद पहिए की डिस्कवरी के बाद, डिस्कवरी ऑफ व्हील, व्हील की खोज के बाद जो है वो आप पोइट्री जो है वो व्हील से बनानी शुरू हो गई। तो कितने सारे रेवोल्यूशंस हो गए। एक तो सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है, सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है। इन हम क्या कर सकते हैं कि एंशंट फेजेस तो है लेकिन मॉडर्न टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट को बोल सकते हैं, वहाँ पे ग्रोथ बोल सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें समझना ईजी होगा। प्लस अगर हम लिख भी रहे हैं कहीं पर तो वहाँ पे भी हमारे लिए न्यूलिथिक फेज के फीचर्स को मॉडर्न टर्म्स में लिखना काफ़ी आसान रहेगा। और यहाँ पर ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निस्ड वेयर, मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से पॉटरी का टाइप हुआ जो यहाँ पर फॉलो किया जाता था, याद रखना। और इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो खोलदीवा यूपी में है ये साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़ मैं आपको बता चुका हूँ, मेहरगढ़ में पक्का हाउसेज, यहाँ पर बात की है मेहरगढ़ में कि सन ड्राई ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे, सन ड्राई मतलब धूप में सूखने रख देते थे उनको, उनका इस्तेमाल किया गया है मेहरगढ़ में। और सन ड्राई ब्रिक्स जो है वो आपका मेसोपोटामिया में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जाता है कि ये लोग जो थे वो ट्रेड एंड कल्चर के थ्रू हो सकता है कि मेसोपोटामिया के साथ जुड़े हुए, क्योंकि वहाँ का आइडिया यहाँ पर कैसे पहुँचा, या यहाँ का आइडिया वहाँ कैसे पहुँचा। प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ये बर्न्ट ब्रिक्स देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स की बात होती है, ठीक है। और उसके बाद इनाम गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको जब हम इंडस वैली में पढ़ेंगे वहाँ पर ये आएगा, जोरावे कल्चर में आता है, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया गया है सेटलमेंट पैटर्न ऑफ लाइफ, यहाँ पर मतलब एक तरह से सेटल्ड लाइफ के जो है वो पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है वो देखा गया है। और ये सब कब हुआ है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो है वो आप रेगुलर जो वहाँ पर जो है वो सर्च एंड वर्क हो रहा है, तो उसके थ्रू ये अनुमान जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, याद रखना। गुफकल ये कश्मीर में है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर जो है वो ग्रेव यार्ड्स मिली है, और वो भी ग्रेव यार्ड्स कहाँ पर मिली है, घर के अंदर। तो गुफकल याद रखना कश्मीर, ठीक है, जी के कश्मीर, यहाँ पर गुफकल यहाँ पर भी हो गया, और जी से ग्रेव यार्ड ये भी याद रखना। तो जी जी के, ठीक है, या इससे जी जी के से हम इसको बना सकते हैं गुफ, ठीक है, गुफकल ग्रेवयार्ड कहाँ पर मिल रही है, कश्मीर में। या जी के जी भी हम इसको बना सकते हैं कि गुफकल कश्मीर ग्रेवयार्ड। चिरांद साइट ये जो है वो आपकी बिहार में है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं और सिमिलर एविडेंसेस है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें याद रखना है लोकेशन कि कहाँ पर है, ठीक है। पयमपाली तमिलनाडु, ठीक है, पकीहल उत्तर उतनूर, ठीक है, उतनूर NUR ये आपकी मिली है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो न्यूलिथिक साइट से लिंकअप कर रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक कल्चर। अब हम बात करेंगे यहाँ से एक न्यू फेज़ की, ठीक है, जिसमें जो है वो हम स्टडी करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा वो सबसे पहले हम
हिस्ट्री पे चलेंगे। हमने 3 फेजेस की बात की है ना, तो हिस्ट्री में 3 फेजेस होते हैं। एक होती है प्री हिस्ट्री, जिसको हम कवर कर चुके हैं। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में हम आईवीसी को डिस्कस करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और एक होगा हिस्ट्री, जिसमें हम सारा पूरा का जहाँ से हमारे पास रिटर्न सोर्सेज आएंगे। तो सोर्सेज और जोग्राफिकल फीचर्स, इनको हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फिर इनके साइड्स पे। तो याद रखिएगा, अगर हम आज बात करेंगे वेद की, आज बात करेंगे हम उपनिषद की, तो वो बहुत लिमिटेड होंगे आज। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्ट्री में पहुंचेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वैदिक कल्चर को जब यहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ हम हर एस्पेक्ट को पूरा डिटेल में करेंगे। यहाँ हम सिर्फ उनको एक सोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है वो हमें एंशियंट हिस्ट्री को देखने को या सीखने को या पढ़ने को मिला है। तो सबसे पहले तो जोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो मैंने बताया था अर्थ एवोल्यूशन का, कितने साल पहले जो है वो, आज से कितने साल पहले जो है वो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? मैंने बताया था ये, कितने साल पहले जो है वो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है, जल्दी बताओ। सर 4500 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ जी बिल्कुल, 4500 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ है कि अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद अर्थ एवोल्यूशन हुआ, अर्थ पानी से गिरी थी। 2 रीजन्स थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना रीजन, ठीक है, जो बाद में बने। उससे पहले पंथालासा और पेंजिया, 2 रीजन्स थे। पंथालासा कौन सा था और पेंजिया कौन सा था? शिवाती मैम जल्दी बताओ, रुडाली मैम। पंथालासा और पेंजिया। कनिक सर, नेहा मैम, ज्योति मैम। हाँ जी सर। पंथालासा। पेंजिया सर जो। हाँ सर हाँ एक बत पेंजिया था, ओकेशन था, और एक कॉन्टिनेंट था। पंथालासा कौन सा था और पेंजिया कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर दो। पेंजिया था ओकेशन, और दूसरा कॉन्टिनेंट था पेंथुलिया। पैंथालीसिया, ठीक है। वो था हाँ, कॉन्टिनेंट। उसके बाद आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना रीजन बना, ठीक है। यस सर। और जो नॉर्थ वाला रीजन था दैट इज अंगारा लैंड, और उसका जो नीचे वाला रीजन था साउथ वाला, वो गोंडवाना। तो ऐसा अनुमान है कि 225 मिलियन ईयर एगो इंडिया जो है वो गोंडवाना रीजन से सेपरेट होना शुरू हुआ। और बाय द 40 to 60 मिलियन ईयर एगो वो रशियन प्लेट की तरफ जो है वो मूव कर गया, ठीक है। और इस मूवमेंट से एक तो दो पॉइंट्स बने हैं। एक तो हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर। प्लस साथ में याद रखना एक सब कॉन्टिनेंट बना है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको हम कहते हैं। तो वो वहाँ से सेपरेट होकर जब इधर रशियन प्लेट की तरफ आया, और अभी भी मूव कर रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्लोजन जिसको बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है, हिमालयाज की फॉर्मेशन प्लस भारत का जो ये रीजन है इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिमालयाज, हिमालयाज की अगर हम बात करें, तो हिमालयाज के 3 काम, जो मेन 3 काम हिमालयाज कर रहे हैं। पहला, नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कर रहे हैं। कैसा? क्योंकि हिमालयाज में टेम्परेचर को आप हाई और लो टेम्परेचर को, और प्लस प्रेशर, हाई लो प्रेशर और मॉनसून जेट स्ट्रीम्स, इनके लिए रोल रहता है। तो 2 पॉइंट्स। तीसरा, हिमालयाज क्या कर रहे हैं, मॉनसून को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप के साथ लिंक कर रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ लिंक कर रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्लेन्स, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये जो प्लेन रीजन है, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों का विस्तार यहाँ पर हुआ, ठीक है। बहुत बड़े 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 नगर यहाँ पर लगे, जैसे महाजनपद के नगर यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, जिसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो प्लेन्स, प्लस आज भी प्लेन्स का इंपॉर्टेंस उतना ही है। फर्टाइल रीजन था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु नदी, इन 3 नदियों के प्लेन्स। देन उसके बाद कोस्ट की अगर हम बात करें, तो एक साइड पे बे ऑफ बंगाल, दूसरी साइड पे अरेबियन सी। तो कोस्ट लाइन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, जिसकी वजह से भी जो है वो आपका रोल जो है वो काफ़ी रहा है हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन वी ऑल नो दैट कि इंडियन ओशियन पे हमारा कितना कंट्रोल है, कितना कहाँ तक जो है वो हमारा जो है वो कंट्रोल है इंडियन ओशन पे। और इंडियन ओशन से क्या हुआ है, ट्रेड जो है वो व्यापार व्यापार करने के लिए सहायता मिलती थी। दक्कन प्लेट्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्कन प्लेट्यू वॉल्केनिक इन नेचर, बेसाल्ट से बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है वो
हिमालयाज के ओरिजिन से पहले का है, जहाँ पर जो लिंक होता है द्रविडियन सिस्टम का, द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन पीपल, द्रविडियन टेम्पल स्ट्रक्चर। तो ये सारा का सारा एंशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकअप होता है। अरेबियन सी मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद थार डेजर्ट। ठीक है, हमारे पास एक ही डेजर्ट है जिसका एक्सटेंशन जो है वो पाकिस्तान में भी है, प्लस अगर हम इंडिया में बात करें तो आपका राजस्थान, कुछ पार्ट गुजरात में और कुछ पार्ट जो है वो आपका पंजाब में भी जो है वो, पंजाब और हरियाणा का कुछ जो रीजन है वहाँ पर जो है वो आपका थार डेजर्ट का लगता है। तो ये ध्यान रखना। इंडस और ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बता दिया, जो नेचुरल बॉर्डर्स जो है वो बनाते हैं ईस्ट वेस्ट के। ऊपर वाली साइड पे हिमालयाज, नीचे वाली साइड पर आपका इंडियन ओशियन। तो ये फीचर्स है हमारे सब कॉन्टिनेंट के, और किस तरह से ये जो हिस्ट्री के साथ लिंकअप करते हैं। तो हिमालयाज में हम बात करते हैं पासिस की। पासिस के थ्रू जो है वो लोग जो है वो क्रॉस करते थे हिमालयाज को। तो इससे जो हुआ, बुद्धिज्म भी हिमालयाज के थ्रू, इन्हीं पासिस के थ्रू स्प्रेड हुआ। ठीक है, प्लेन्स की अगर हम बात करें तो जनपद बने, महाजनपद बने। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स, लोथल का हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, और ट्रेड रूट्स के हमारे पास एग्जाम्पल है, जो गुजरात से ट्रेड हो रही है। प्लस जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एंशंट टाइम में वो कोलकाता पोर्ट के साथ लिंक था। कोलकाता पोर्ट, देन फिर लैंड रूट के थ्रू, जिसको ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसके थ्रू फिर पाकिस्तान से होकर बोलन पास के थ्रू जो है वो वेस्ट के साथ ट्रेड होता था। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, डक्कन प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया, द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ लिंक कर रहा है। और थार डेजर्ट रेगिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं रीजनल जो है वो टेम्परेचर, रीजनल क्लाइमेट के साथ लिंक होता है। नदियों की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में नदियों का उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए, और नदियों के किनारे ही जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो सिटीज़ के शहर जो है वो एस्टेब्लिश थे। जैसे आज भी देखते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ठीक है, और आगरा यमुना नदी के किनारे। तो मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ के किनारे जो है वो शहर होते थे। इसका कारण ये था कि एक तो डिफेंस प्रोवाइड किया जाता था और दूसरा बॉर्डर सिक्योर रहते थे। प्लस ट्रेड भी जो है वो होता था। झेलम का व्यापार, तक्षशिला और आपका दूसरा जो किंगडम था वो था पोरस, पुरुष वाला साम्राज्य। ठीक है, जिसका जो है पोरस जो है वो राजा था वहाँ का। तो इन दोनों के बीच में ट्रशल था झेलम के व्यापार को लेकर। तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो लिंकअप करता है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री को। देन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान। तो ये प्रेजेंट नेशंस है। और प्राचीन समय में ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक था। प्राचीन समय में हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जोग्राफिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए, प्लेन्स, सॉइल, प्लेट्यू वगैरह ये सब कवर हो जाता है। मैप सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, तो हमें दोबारा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो मैंने फीचर्स आपको बताए वही सारा है। ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ऊपर हिमालयाज, इधर आपका इंडस वैली, यहाँ पर यहाँ वाली साइड आपका इंडस रिवर हो गई, यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ये आपके हिमालयाज हो गए। देन आपका ये प्लेट्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका घाट्स रीजन है, ट्रेडिंग पोर्ट्स इस रीजन में भी थे, यहाँ पर भी आपके ट्रेड थे, ट्रेडिंग पोर्ट से। तो व्यापार होता था चाइना के थ्रू, यहाँ से आता था। देन चाइना, फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो आपका इस तरह से बोलन पास के थ्रू होकर वेस्ट के साथ व्यापार किया जाता था। तो ये ट्रेड रूट था। ऐसा नहीं था कि अदर रूट्स नहीं थे, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात होती है कि कंडीशंस कौन सी फेवरेबल थी, वहीं से व्यापार होगा। अभी अगर यहाँ से ऐसे चाइना से सामान यहाँ क्यों आएगा, कारण ये था कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी, तो ये रोड ब्लॉक हो जाते थे। तो इसलिए आपको जो है वो अदर रूट देखे जाते थे। प्लस अगर आप सुनसान जगह से जा रहे हो तो वहाँ पर मोर खतरा है लुटेरों का। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं हमेशा। अब उसके बाद है कि जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ और सिर्फ इन फीचर से ही लिंक नहीं करती। ज्योग्राफी लिंक करती है नाम के साथ भी। जैसा ग्रीक जो टेक्स्ट है वहाँ पर मैंशनड है कि भारत का नाम जो है वो वहाँ पे इंडिया यूज़ किया गया है। और वो ग्रीक जो इंडिया बोलते थे वो सिंधु नदी के, इंडस रिवर के जो इधर वाले लोग हैं उनको जो है वो वहाँ से लिंक करते थे। इंडस से इंडिया बनाया उन्होंने, इंडस रिवर से इंडिया, याद रखना। इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहते थे ग्रीक में। तो वहीं से जो है वो सिंधु नदी के दूसरी साइड वाले जो लोग रहते थे उनको जो है वो ग्रीक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है इंडस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं आपको जो काम देता हूँ कल के लिए वो ये
कि आप लोगों को जितने भी जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो एंशियंट टाइम में भारत में आए हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट का काम मैं आपको देता हूँ और आप इसको करिए, थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। हम भी इसको डिस्कस करेंगे सारे के सारे हिस्टोरियंस को कि कौन कौन जो है वो कब कब भारत में आया और किसके टाइम पे भारत में आया। तो ये काम देता हूँ मैं आपको और कल तक ये हो जाना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें चाइनीज़ में, तो चाइनीज़ में कहते हैं शेंतु भारत को, याद रखना। उसके बाद अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस में हिंदुस्तान। जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है भारत की, ठीक है, या सब कॉन्टिनेंट की अगर हम कहें, तो वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी पूरी तरह पूरा स्टडी नहीं किया है, ठीक है, ये पूरी डेसिफर्ड नहीं है। तो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो है ब्रह्मी, जो कहाँ पर आती है आपकी 4th सेंचुरी बीसी में। याद रखना 4th सेंचुरी बीसी में आपकी ब्रह्मी फर्स्ट या ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, मतलब इसको पूरा स्टडी कर लिया गया है, स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हड़प्पन स्क्रिप्ट, उसके बारे में अभी हमें पूरी नॉलेज नहीं है, इसलिए हड़प्पा को जो है वो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखा गया है। मतलब रिटर्न सोर्सेज तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, अभी अभी उनको पढ़ा नहीं गया है पूरी तरह, ना अभी उनको, ना उनके उनके सिंबल्स हैं, उनको अभी पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जा सकता। उतने सोर्सेज या उस तरह की टेक्निक हमारे पास अभी नहीं है कि हम उसको स्टडी करें। और जिस दिन वो स्टडी हो गए उस दिन शायद हो सकता है इतिहास बदल जाए। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है वो है खरोष्टी। ब्रह्मी स्क्रिप्ट याद रखना ओल्डेस्ट सबसे पहली है डेसिफर्ड, ठीक है। उसके बाद खरोष्टी स्क्रिप्ट आती है। खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है इसकी जो लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट है, ये याद रखने लायक है। जो खरोष्टी है इसकी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इसको लिखते हैं, याद रखना। और इसको गंधारी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट थी ये इंडो ईरानियन स्क्रिप्ट का ही जो है वो एक पार्ट है। इंडो ईरानियन, दैट गांधार कहाँ पर है? गांधार प्रेजेंट टाइम कश्मीर, कश्मीर वोर कश्मीर जो पाकिस्तान में भी है, प्लस थोड़ा सा अफगानिस्तान का टच बॉर्डर कर रहा है, तो वो वाला रीजन। मतलब कहीं ना कहीं ये लिंक जो है वो ईरान के साथ होता है, तो इसलिए इस स्क्रिप्ट को इंडो ईरानियन स्क्रिप्ट भी कहते हैं, खरोष्टी। अब हम चलेंगे सोर्सेज की तरफ। स्क्रिप्ट याद रखना सबसे ओल्डेस्ट हड़प्पन है लेकिन अभी डेसिफर्ड नहीं है। ओल्डेस्ट प्लस डेसिफर्ड है, दैट इज योर ब्रह्मी स्क्रिप्ट। उसके बाद आती है खरोष्टी जो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। अब बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो तरह के सोर्सेज हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें प्राइमरी सोर्सेज की, तो वो सोर्सेज जो आपको फर्स्ट हैंड पर मिल रहे हैं, मतलब जो विटनेस्ड करे हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ तो दैट उसी टाइम मैं लिख रहा हूँ तो दैट इज़ प्राइमरी। लेकिन पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, उसमें चेंजेस करने के बाद अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो दैट इज़ सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या थे? ओरिजिनल सोर्सेज थे। और कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उसी दौरान लिखे गए हैं, ये सोर्सेज उसी दौरान लिखे गए हैं। अब जब उसी दौरान लिखे गए हैं तो हो सकता है कि जो जीत, ऐसे कहते हैं ना कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है, तो मतलब कहीं ना कहीं बाइज्ड भी देखा गया है। जैसा सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, काफ़ी लोग मानते हैं कि इसमें सिकंदर जो है वो पोरस से हार गया था। कोई कहते हैं कि पोरस की पोरस जिस ब्रेवरी के साथ वो लड़ा था, जिस करेज के साथ वो लड़ा था, सिकंदर ने उसको खुश होकर उसको उसका राज्य वापस दे दिया था, ठीक है। कहीं लोग ये कंसिडर करते हैं कि उनके बीच में युद्ध ही नहीं हुआ और सिकंदर, पोरस ने जो है वो सरेंडर एक्सेप्ट किया था, प्लस पोरस ने मदद की थी मगध पर अटैक करने की सिकंदर की। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाइस्ड की बात आती है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा सकता है आपका रिटर्न सोर्सेज के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि जिस टाइम पर ये सोर्सेज लिखे गए उस टाइम पर कोई ऐसा अनुमान ही नहीं था, कि कोई पता नहीं था, कोई साल चल रहा है, कुछ चल रहा है, फेज हो रही है, वो आइडिया नहीं थे उतने ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है वो क्लियर क्रोनोलॉजी का इशू भी था कि मान लीजिए मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मैं कोई डेट लिख रहा हूँ और कहीं पर जो है वो कोई और डेट आ रही है, कोई और डेट मेंशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था। डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपका डेट्स मेंशन की करी हुई थी। और अभी भी हम देखते हैं कि किसी रिसोर्स में कोई डेट मेंशन की हो जाती है, किसी रिसोर्स में कोई। तो उसका क्या चैलेंज है कि क्रोनोलॉजी नहीं थी।
यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं वो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र और बाणभट्ट का हर्षाचरिता, हर्षाचरिता और बाणभट्ट का, हर्षाचरिता बाणभट्ट का याद रखना, पूछता है बाणभट्ट का जो है वो हर्षाचरिता है। और दूसरा उसके बाद हो गया अष्टशास्त्र। अष्टशास्त्र किसने लिखा है, कोई बताएगा? अष्ट जो सर हाँ जी, क्या नाम? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? माइंड में भी चाणक्य। आ रखी है। चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य का जो चाणक्य, दूसरा हाँ। नाम था वो था कौटिल्य। जितने भी चाणक्य के कौटिल्य नाम है जैसे। ना सब याद कर लो, पूछते हैं कि ये नाम किसका था। जैसे। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, ये वो सोर्सेज हुए जो दूसरे हैंड पर लिखे गए, मतलब उस टाइम नहीं लिखे गए थे, दूसरे पीरियड में लिखे गए। जैसे मान लीजिए 100 साल बाद जो आज हुआ उसको 100 साल बाद लिखा जा रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्सेज। अब जब 100 साल बाद लिखा जा रहा है तो हो सकता है कि उसको अच्छे से स्टडी किया जाएगा, उसको जब अच्छे से स्टडी किया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ जो ओपिनियन हो वो बिल्कुल करेक्ट हो, यहाँ पे कोई बाइस्ड नहीं है। क्योंकि 100 साल बाद ना तो वो राइटर होंगे ना वो लोग होंगे, तो किसके लिए भेदभाव करेंगे। प्लस अगर 100 साल बाद हो सकता है कि अच्छी क्रोनोलॉजी अच्छी स्टडी हो जाए, तो यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो लिखित चीज़ें हैं वो पूरी फेज्ड मैनर में है। इसका एग्जाम्पल है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो आपका इंस्क्रिप्शन है ये 6th सेंचुरी एडी में लिखी गई है, और ये बताती है मौर्यन एज के बारे में, कि मौर्याज में जो है वो किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा लाइफ स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी वगैरह थी। मौर्याज, अब देखो मौर्याज कब हुए, 3rd सेंचुरी BC, 300 सेंचुरी BC में जो है वो आपका मौर्याज हो रखे हैं। प्लस बता कब रहा है मौर्याज के बारे में, स्क्रिप्ट कब लिखी गई, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन लिखी गई आपकी 6th सेंचुरी AD में। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर ना तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना तो आपका धनानंद था, तो मतलब यहाँ पर जो अप्रोच लिखी गई वो बैलेंस्ड लिखी गई कि जो एक्चुअल हुआ होगा उसको डिफरेंट घटनाओं को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ लिखा हुआ, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। मुद्रा राक्षस, ये प्ले था विशाखदत्त का, मुद्रा राक्षस प्ले ऑफ विशाखदत्त। तो याद रखना मुद्रा राक्षस किसका था, विशाखदत्त। दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, एक हर्षचरित्र बाणभट्ट का, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों नाम जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका जो सोर्स था वो प्राइमरी था, प्राइमरी जो आपका प्राइमरी सोर्सेज हुए उन्हीं को इन्होंने स्टडी कर कर सेकेंडरी सोर्सेज को लिखा। याद रखना यहाँ पर रजत रंगनी, रजत रंगनी कल्हान की रजत कल्हान रंगनी की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें महाभारत फेज से लेकर 12th सेंचुरी AD तक का लिखा गया है। और यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री प्रोवाइड है, वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फेज वाइज, कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। तो कहीं कल को अगर मेरी राइटिंग्स भी किसी को मिलती है तो हो सकता है कि ये भी एक सोर्स बन जाए इन केस फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा अगर कुछ अच्छा हो गया हो आज ज़िंदगी में, मैंने बुक लिख दी अगर कोई, तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी जो हूँ वो नेट JRF के लिए तो स्पेशली मेरा टारगेट है कि नोट्स पूरे के पूरे बनाऊँ अपने, तो काफ़ी सबको उसकी हेल्प मिले, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। तो रजत रंगनी, हर्षचरित्र, मुद्रा राक्षसा का जो प्ले है ये आपका विशाखदत्त का जो प्ले है मुद्रा राक्षस, अभी आगे आएंगे डिटेल में, जब ये जिसके फेज में जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उस फेज में हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये नाम आपको कल क्लास में याद होने चाहिए, जब भी ये नाम आएंगे इन राइटर्स के नाम मैं पूछूंगा ये किसने लिखा है। तो मेक श्योर दिस कि ये चाहे आपको रट्टा मारना है, कुछ भी करना है, सुबह उठ के याद करो, चाहे कभी भी काम करते करते याद करो, मुझे ये याद चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, जो नोट मैं आपको स्पेशल दे रहा हूँ, कि जो पेपर है उसकी डिस्कवरी चाइना में हुई है 3rd सेंचुरी BC में, लेकिन भारत में अभी भी 3rd सेंचुरी BC में मनुस्क्रिप्ट थी। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, जो पत्तों के ऊपर लिखे गए विचार हैं, ऐसा इतिहास जो पत्तों के ऊपर लिखा गया है। अब हम बात करेंगे अदर सोर्सेज में, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ये स्टडी पूरा का पूरा फेज है कि किस फेज में क्या हुआ है। वेदों के टेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे 2000 से 500 BC, वेदांगाज पढ़ेंगे, ठीक है, ये 600 से 200 BC के बीच में। धर्मशास्त्र को देखेंगे, महाभारत, रामायण, पुराण, ठीक है, पिताकाज, ठीक है, ये जो आपका पितिकाज है, पिताकाज नहीं सॉरी पितिकाज,
ये जो है आपका बुद्धिज़्म के साथ लिंकअप कर रही है। स्मृतिज को हम पढ़ेंगे, जैन टेक्स्ट को हम देखेंगे, और फिर हम संगम टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर जो है वो आपको क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री प्रोवाइड की जा रही है। तो जो रिटर्न सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी हिस्ट्री शुरू होती है, वहाँ पर आपको इस तरह से क्रोनोलॉजी में मिलेगी कि अच्छा रामायण की बात हो रही है तो 500 बीसी से 300 एडी के बीच में बात हो रही है। महाभारत की बात हो रही है तो 400 बीसी से लेकर 400 एडी के बीच में जो है वो बात हम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। इनको डिस्कस में किया जाएगा जिस फेज में ये पहुंचेंगे वहां पर। अब एक तो ऊपर वाले सोर्सेज हो गए जो नॉर्मल थे। अब सोर्सेज को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक सेकुलर, सेकुलर यानी कि जो आपका किसी भी धर्म संगत नहीं है, धर्म तर्क नहीं है जिसमें, ठीक है, जो एकदम से न्यूट्रल है। और दूसरा नॉन सेकुलर मतलब रिलीजियस टेक्स्ट। तो इन दोनों के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लिटरेरी सोर्सेज पर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ से लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ है। लास्ट टाइम क्या, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एचएएस, अलाइड, नायब तहसीलदार, कोई भी पेपर उठा लो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ये 4 लैंग्वेज ग्रुप है जो भारत में है। इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, इंडो बर्मीज या इंडो तिब्बतियन भी इनको कहते हैं, और ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन कौन सी फैमिली, कौन कौन सा लैंग्वेज ग्रुप इन 4 फैमिली ग्रुप से जुड़ता है, ये 4 ही है। याद रखना, अगर भारत में कोई कहता है ना आसामी है, कोई बंगाली है, कुछ भी है, तो ध्यान रखना जो मेन है वो 4 यही है। इंडो यूरोपियन, इंडो इंडिया मतलब इंडिया, यूरोपियन मतलब जो आर्यंस आए थे, द्रविडियन यहाँ के लोग जो प्राचीन समय के लोग यहाँ पर रहते थे, जो साउथ इंडिया में द्रविडियन लोग हैं। इंडो बर्मीज या इंडो तिब्बतियन, चाइना वाली बेल्ट के साथ साउथ आपका नॉर्थ ईस्ट। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो की बात कर रहे हैं, ये भी आपका ईरान पर्शिया से लिंक कर रहा है। और एशियाटिक मतलब जो सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पर है, इस तरह से। तो इंडो यूरोपियन की अगर हम बात करें, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ से लिंक हो रही है, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, नेपाली, उड़ियाई, असामी। ये याद रखना, उड़िया जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन है, इट इज़ नॉट अ द्रविडियन लैंग्वेज। ये क्लासिकल लैंग्वेज है लेकिन ये इंडो यूरोपियन है। असामी, बंगाली, मराठी, पंजाबी। याद रखना जो संस्कृत है वो इंडो ईरानियन ग्रुप से बिलोंग कर रही है। संस्कृत इंडो ईरानियन ग्रुप से लिंक कर रही है। प्लस जो इंडो ईरानियन ग्रुप है वो किसका है, सब ग्रुप है इंडो यूरोपियन का। तो कहीं अगर आता है कि संस्कृत इंडो यूरोपियन है, अगर तो वहां पर इंडो ईरानियन दिया है तो इंडो ईरानियन करना है। लेकिन अगर वहां सिर्फ इंडो यूरोपियन दिया है तो इंडो यूरोपियन होगा, क्योंकि इंडो यूरोपियन का सब ग्रुप जो है वो आपका क्या हुआ, इंडो ईरानियन हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना। द्रविडियन की अगर हम बात करें, तुलु लैंग्वेज की डिमांड की जा रही है कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज दिया जाए। हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो ये लैंग्वेज जो है वो न्यूज़ में आती है। उसके बाद तमिल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 लैंग्वेजेस प्लस उड़िया और संस्कृत, अगर इनको मिला दे तो ये बन गई 6 क्लासिकल लैंग्वेज। और 6 क्लासिकल लैंग्वेज में मुझे बताओ कि सबसे लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, शिवाती मैम। आपको याद है आप ही ने ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस बताई थी। कोई और इसका आंसर करेगा जिसको पता हो कि सबसे लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है। सर उड़िया। कोई और बताएगा। सर उड़िया। रुडाली मैम आपका आंसर आ गया, मुझे पता है। कोई और बताएगा, और कौन कौन एक्टिव है क्लास में। ज्योति मैम, कनिक सर, शिवाती मैम। सर उड़िया ही है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है उड़िया, और इसको जो स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का वो मिला है 2014 में, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद है ऑस्ट्रो एशियाटिक। यहाँ से अब क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन से
कौन सी स्टेट से जब वो हमारी प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताओ सबसे पहले। प्लस साथ में जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है इसमें जो आता है, एक तो संथल ग्रुप आता है। संथल जो है वो लार्जेस्ट लैंग्वेज है, याद रखना, संथल जो है वो लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ ट्राइबल, लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप है ये, याद रखना। और उसके बाद आता है खासी, ठीक है, उसके बाद मंदोरी, ठीक है, मुंदारी, फिर आता है हो। इंडो बर्माज की अगर हम बात करें, इंडो बर्मीज या इंडो तिब्बतियन भी इसको कहते हैं, तो मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, गारो, स्ने, सेंट्रली, ओ, मतलब ए ओ भी पढ़ते हैं इसको, निशी और लुसई। ये जो है वो ग्रुप जो है वो इंडो बर्मीज लैंग्वेज के साथ होता है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2000 सेंसस के 11 के अकॉर्डिंग, ये एच में क्वेश्चन आ चुका है एक बार ये वाला, कि लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया कौन सा है, तो ये है आपका भील, और कितना है 38%। और ये मैंने सीक्वेंस लिख दिया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले भील, फिर गोंड, फिर संथल, फिर ओरोंग, ओरोंग, ओरांव, ओरांव पढ़ते हैं इसको, ओरांव, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट ग्रामर की अगर हम बात करें तो संस्कृत में अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसका है संस्कृत ग्रामर की अगर हम बात करें तो, पनानी का, ठीक है, पन्नी, सॉरी, सिर्फ पन्नी का, पानी। पानिनी या पन्नी भी इसको पढ़ सकते हैं, पाणिनी, ठीक है, 4th सेंचुरी बीसी, पाणिनी का ये जो है वो संस्कृत ग्रामर है, अष्टाध्यायी। उसके बाद है महाभाष्य, महाभाष्य है पतंजलि का। पतंजलि को हम अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम इसका वो, पतंजलि अलग से कंसेप्ट लेकर आता है, ठीक है, वहाँ पर वो 6-8 कंसेप्ट है, उन 8 कंसेप्ट के साथ जब पतंजलि स्कूल ऑफ योगा, वहाँ हम उसको स्टडी करेंगे तो वहाँ उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है प्राकृतिक प्राक्षा, ठीक है, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृतिक ग्रामर है। यहाँ पर बात करिए ग्रामर, प्राकृतिक है ये, संस्कृत नहीं है, प्राकृतिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तोलकापत्तम, तोलकापतियम, ठीक है, ये ओल्डेस्ट तमिल सर्वाइविंग ग्रामर है, ये याद रखना। उसके बाद अदर सोर्सेज में अब हम चलेंगे सेकुलर और रिलीजियस पर। तो सेकुलर वो जो धर्म, मतलब धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात भी कर रहे हैं तो न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर हम बात करें रिलीजियस की, तो रिलीजियस में हम चलते हैं फिर रिलीजियस एक्ट्स की तरफ को, ठीक है, उनको हम अच्छे से जो है वो सारा डिस्कस करेंगे, एक एक टू द पॉइंट। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ सोर्सेज के रूप में देख रहे हैं, डिटेल में इसको बाद में जाएंगे। तो वेदास का मतलब क्या था, वेद का मतलब हो गया टू नो, मतलब नॉलेज, वेद जो है वो नॉलेज का भंडार है। अगर हम आज भी वेदों को स्टडी करें तो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन वेदों में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेद, स्पेशली ऋग्वेद के साथ, क्या है कि यहाँ पे श्रुति और स्मृति की बात की है। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब रिमेंबर, लिटरली मतलब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वेदांगाज आएंगे, पुराणाज आएंगे, एपिक्स आएंगे, महाभारत, नीति शास्त्र, इन सबको स्टडी करेंगे। एपिक्स में दो इंपॉर्टेंट फेमस है, रामायण और महाभारत। महाभारत किसने लिखा है, महाभारत किसने लिखा है और रामायण किसने लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जिस तरह से राम, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अ, अभी अयोध्या राम टेम्पल बना है, तो इससे जो है वो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाभारत से अब वो डायरेक्ट अयोध्या टेम्पल पे तो क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि यूपी में है, ऐसा तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि जो अयोध्या राम टेम्पल है वो या तो रामायण किसने लिखी है या महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास। वेद व्यास। और मुझे बताओ कि रामचरित्र मानस किसने लिखी है, विश्व रामचरित्र मानस लिखी है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास ने जैसे। ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, क्वेश्चन ना ऐसे घुमा फिरा कर आते हैं। वेद की अगर हम बात करें, 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कौन से में क्या मिला है। तो याद रखना ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट है, यहाँ पर आपको 1028 हायम्स मिलेंगे, इनको डिटेल में करेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या है। उसके बाद दूसरा है सामवेद। सामवेद में बात की है म्यूजिक की, म्यूजिक कौन सा, किस तरह का म्यूजिक, अब बैंड बाजा तो नहीं होगा, यहाँ पर म्यूजिक की बात की है कि जो मंत्र, जो श्लोक ऋग्वेद में मेंशन्ड है उनको किस तरह से उच्चारण किया जाएगा। तो उनको उच्चारण किया जाता है म्यूजिक की फॉर्म में, ठीक है, गाकर जो है वो उनका उच्चारण किया जाता था। तो यहाँ पर मेंशन है साम में वो।
यजुर, यजुर में मेंशन है रिचुअल्स। अथर्व सबसे लेटेस्ट है, अथर्ववेद। यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका स्पेल्स को, स्पेल्स के साथ चार्म्स यानी कि आपका मैजिक प्लस मेडिसिन। तो मैजिक कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। म्यूजिक कहाँ मिलता है? सामवेद में। और वेद में। मेडिसिन मिलती है आपकी अथर्ववेद अथर्ववेद में। में। एक इंपॉर्टेंट और भी वेद है जो अभी चला है, वो बल चला है आयुर्वेदा। जो फिफ्थ वेद की बात करते हैं दैट इज योर आयुर्वेद। कोई इसको एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। वेद के बाद आते हैं ब्रह्मनाज। ये जो ब्रह्मनाज है ये क्या है? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ समिताज, पोर्शंस जो मेंशन है वेदास में। ठीक है, अब इनको, इनका उच्चारण किया किसने किया है? ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण्स ने इनका उच्चारण किया है, तो उससे क्या होता है कि पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल सेक्रीफाइस कि कौन सा चीज किस तरह से, अगर वेद में कुछ मेंशन है तो वो किस तरह से होगा, उसको उच्चारण, रिचुअल्स यहाँ पर सब मेंशन है डिटेल में। प्लस यहाँ पर सेक्रीफाइजल रिचुअल्स भी मेंशन है। सेक्रीफाइजल रिचुअल्स में अगर हम बात करें तो अश्वमेध आता है। 3 तरह के यज्ञ होते हैं। एक अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है, एक वो परिवार में सुप्रमेसी बनाने के लिए होता है, एक राज्य में ये सुप्रमेसी, राजस्व। एक यस। राजसी होता है, एक अश्वमेध होता है। तो ये दो याद रखना। अयंकार्स, अयंकार्स की अगर हम बात करें तो ये होती है फॉरेस्ट बुक्स। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट बुक मतलब इन डिटेल, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट पर है ये बुक, बुक है मतलब इसमें फॉरेस्ट के बारे में भी बताया गया है, प्लस डिटेल्ड प्रोविजंस है कि किस तरह से क्या क्या प्रोविजंस थे। उपनिषद की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बिलीव किया गया है उपनिषद जो है वो क्या करते हैं? डिटेन कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन और फिलोसफिकल आइडिया ऑफ सेक्रीफाइसेस। जैसा ब्रह्मनाज में बात की है कि सेक्रीफाइस, रिचुअल सेक्रीफाइस होंगे, उपनिषद में बात की है कि किस तरह से होंगे और क्या उनका मतलब है, क्या उनकी रियल सेंस है। दैट मीन्स कि उपनिषद जो है वो और मॉडर्न हो गए। कहीं ना कहीं उपनिषद को कंसिडर किया जाता है कि आप इसको समझ सकते हैं कि वेदास में जो ऑलरेडी जो मैंशन है उसको कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में जो कहीं लिखा गया है तो वो उपनिषद है। ठीक है, जहां पर जो है वो हमें अच्छे से समझने को मिलती है सारे के सारे कंसेप्ट। एपिक्स में बात करें तो रामायण त्रेतय युग में लिखी गई है, राम भगवान जी के टाइम पे, और वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत अगर हम बात करें द्वापर में हुई है, कृष्ण जी के टाइम पे। ठीक है, युग युग परिवर्तन है यहाँ पर, कहते हैं हमारे कल्चर में इसको कि पहले त्रेतय हुआ है, द्वापर नहीं, पहले त्रेतय हुआ है फिर द्वापर हुआ है। ऐसा ही है ना? राम भगवान जी पहले हुए हैं, कृष्ण भगवान जी बाद में आए, क्योंकि हनुमान जी का जो उल्लेख है वो हमें महाभारत टाइम में भी मिलता है। नीति योग, नीति जो सॉरी नियोग, नियोग का मतलब ये हो गया, इसको इसके एग्जाम्पल्स हमने भारत महाभारत में देखे हैं। महाभारत में वेद व्यास का इसमें काफ़ी रोल रहता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कहा है कि व्हेन हस्बैंड डिप्यूट्स हिज कंजुअल राइट, ठीक है, ओवर इज वाइफ टू अनदर मैन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड हायर, मतलब उत्तराधिकारी के लिए जो है वो ये राइट जो है वो अपना जो हस्बैंड था वो अलाउ करता था अपनी वाइफ को उसके ऊपर से, ताकि जो है वो उसको उत्तराधिकारी मिल सके। रामायण ओल्डेस्ट जो अगर हम बात करें वाल्मीकि जी ने। देन उसके बाद जैन की रामायण, जैन जैन में भी रामायण है, उसका नाम है, ये कुछ अजीब सा ऐसा नाम है, और इसको लिखा है विमला सूरी ने लिखा है, और किस में लिखा है? प्राकृतिक में। और इसका नाम है पू मारिशिन, मारिचिन। ठीक है, PAUMACHARIN, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने लिखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस बुद्धिस्ट वर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दशरथा जातका, दशरथा जातका, और ये पाली में है। तो जैन टेक्स्ट किस में मिलेंगे आपको? मोस्टली प्राकृतिक में मिलेंगे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलेंगे पाली में। लेकिन उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो अदर लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं, जो इनिशियली वो आपकी पाली में। तमिल रामायण कंबन ने लिखी है, याद रखना कंबन, तमिल रामायण से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि तमिल नारायण जो है वो रामायण जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है कंबन ने। ठीक है, और इसका जो नाम है इरमा, इरम, IRM, इरम, इरमा वत्रम, वत्रम VATRAM। तुलसीदास जी ने जो लिखी है 16th सेंचुरी AD में रामचरितमानस। अब मुझे बताओ ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? जो रामचरितमानस है ये प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में? सर सेकेंडरी में। बिल्कुल सेकेंडरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले तो त्रेता में हुई है, और लिखी कब जा रही है? 16th सेंचुरी AD में। बस में। और इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तुलसीदास जी ने किस तरह से, क्योंकि ये फेज भक्ति मूवमेंट की है।
भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जो है वो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। अब ये तो हो गए थे लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने सेकुलर की बात करी और नॉन सेकुलर यानी कि रिलीजियस। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल, यानी कि एविडेंसेस क्या है महाभारत या रामायण हुआ है। तो नो सच एज ऐसा कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि महाभारत हुआ है, लेकिन कुछ एविडेंसेस हैं। जैसा कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरह के जो है वो एग्रीकल्चर प्लस आपका सेटल्ड लाइफ के एविडेंसेस मिलते हैं, तो उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली या गंगा के प्लेन है यहाँ पर पहले पुराने नगर होते थे। कुछ एक नाम्स, यानी कि आपका मत्स्य और वायु पुराण, मत्स्य और वायु पुराण में मेंशनड है कि जो आपका रीजन है, ठीक है, जो हस्तिनापुर वाला रीजन है जहाँ पर हस्तिनापुर हुआ है, वहाँ पर ये बहुत फ्लैश फ्लड्स आए थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो राजा परीक्षित के बाद जो पांचवा किंग था निशाकचू, इसके टाइम पे जो है वो यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स देखे गए हैं। अब आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये तो सही है कि फ्लड्स तो हो रखे हैं, बट लेकिन ये क्लियर नहीं कि क्या यही यही ये वही फ्लड्स थे या नहीं थे। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि इसने जो है वो कैपिटल शिफ्ट करी थी हस्तिनापुर टू कसुम्बिनी, कशुम्बी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लस फ्लड्स का श्योरिटी नहीं है कि वो फ्लड्स थे या नहीं थे। प्लस अन्नी की अकबरी अबुल फैजल ने लिखी है। एक और इंपॉर्टेंट आ गया टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं किसने लिखी थी। तो अन्नी की अकबरी में अबुल फैजल ने भी ये कहा है कि जहाँ पर जो है वो आपका हुमायूं फोर्ट है वहाँ पर जो है वो इंद्रप्रस्थ था। मतलब कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाता था कि वहाँ पर इंद्रप्रस्थ जो है वो पहले लोकेटेड था, और इंद्रप्रस्थ जो है वो पांडवों की कैपिटल थी। यस सर। देन उसके बाद ये जेम्स एल फ्रिटर ग्रनैल्ड है, ठीक है, ये कहता है कि जो महाभारत है, ये हिस्टोरियन है, ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन, ठीक है, या वेस्टर्न हिस्टोरियन भी इसको हम कह सकते हैं। ये बोलता है कि महाभारत जो था वो वाज अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन, एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन था इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन सेटिस्फाइड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब जो बुद्धिज्म जैनिज्म 5th सेंचुरी बीसी से शुरुआत हुई थी बुद्धिज्म जैनिज्म की, उसको चैलेंज करने के लिए महाभारत जो है वो रामायण जो है वो राइज हुआ है, ब्राह्मण्स ने किया है। तो ऐसा भी विचार जो है वो हिस्टोरियंस मानते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। हमें महाभारत रामायण को भी एक्सेप्ट करना है अगर हम करना चाहते हैं, और हमें बुद्धिज्म जैनिज्म को भी। हमें एक हिस्ट्री का कंसेप्ट समझना है कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, मैसेजेस है। हिस्ट्री से हमें मैसेजेस मिलते हैं जिनसे जो है वो हम अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। प्रेजेंट को बेस्ट बना सकते हैं उन मैसेजेस से सीख के, और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। देन वेद पुराण, वेद के बाद आते हैं पुराण। पुराण की अगर हम बात करें तो ये 2 सेंचुरी यानी कि 202 सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक के बीच में लिखे गए हैं। ट्रेडिशनली रिटन बाय व्यास, ऐसा मानते हैं कि पुराणों को व्यास ने लिखा है। 18 महापुराण है, 18 महापुराण है, ठीक है, 18 याद रखना। और उसके बाद बहुत सारे जो है वो उप पुराण है, बहुत सारे जो है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फो है वो ये कि पुराण जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक कंसेप्ट ये भी लगाया जाता है कि जितने जो पुराण है वो फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं। पुराण जो है वो फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, विष्णु पुराण जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताता है, मत्स्य पुराण जो सातवाहनाज के बारे में बता रहा है, और वायु पुराण जो गुप्ताज के बारे में बता रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पुराण किसके साथ लिंक कर रहा है। तो विष्णु मौर्याज के साथ, मत्स्य सतवाहनाज के साथ, और वायु पुराण गुप्ताज के साथ लिंक कर रहा है। याद रखना, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। की फैक्ट की अगर हम बात करें तो जो पुराण थे वो सेकुलर है, ठीक है, सेकुलर भी है और रिलीजियस भी है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वेद थे वो लिमिटेड थे, लेकिन पुराण जो है वो लोगों तक कनेक्टेड थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पुराणों को जो है वो स्टडी करवाया जाता था, लोगों को विलेज में सुनाया जाता था, लेकिन जो वेद थे वो लिमिटेड थे। और पुराणों में जो है वो हर सेक्शन के बारे में मेंशन है। वुमेन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रा, वैश्य, इन सभी के बारे में पुराण में मेंशन है। वेदास के बारे में इतना डिटेल में अर्ली वेद में नहीं है, उसका लेटर वेद में जो है वो मेंशन है, याद रखना। और बाण भट्ट के अकॉर्डिंग जो पुराण थे ना उनको पब्लिकली रीड किया जाता था इन एंशंट पीरियड, जिससे जो है वो एंटायर विलेज, और ऊपर से एंटायर विलेज उनको सुनते थे। वेदों को ऐसा नहीं किया जाता था,
पुराणों को किया जाता था। पुराण जो पब्लिकली रीड किए जाते थे। और कौन बोल रहा है? ये बाणभट्ट। तो ये मेरा कहानी है, ये बाणभट्ट ने ये कहा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें, इसको आज हम कवर ही कर देंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो तिपतिकास, सुत्ता, विनाय, अभिधमा, तीन है। ये कंपोज हुई है बुद्धिस्ट काउंसिल्स के साथ। कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है, कोई मुझे बताएगा? सर 4। बुद्धिस्ट काउंसिल। तो मैम कल के लिए आपको ये काम है कि ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के नाम याद होने चाहिए आपको, कौन सी कहाँ हुई है और किस ठीक है राजा के टाइम पे हुई है। शिवाती मैम, रुड़ाली मैम साथ के साथ इसको याद कर लेंगे, ताकि जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म में जाएंगे तो हमें और इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। अगर हम बात करेंगे सुत्ता, विनाया और पिताका, जो सुत्ता, ये जो पिताका है, ठीक है, इसके बारे में इसमें बात की है कि जो बुद्धा ने खुद कहा है। अब जो बुद्धा ने कहा है वो उस टाइम तो नहीं लिखा गया है, वो लिखा गया है बुद्धा की डेथ के बाद, आफ्टर महापरिनिर्वाण जो है वो उसको लिखा गया है। एग्जैक्ट है, उनके शिष्य ने ये लिखा है। देन उसके बाद विनाया में मेंशन्ड है फ्रेमवर्क, रूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर नन एंड मॉन्क ऑफ संघ, कि संघ के जो नन और मॉन्क है, ठीक है, उनके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट इज मेंशन्ड इन विनाया पिताका। और अभी धम्मा का मतलब क्या हो गया कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सुत्ता पिताका, कि ये जो आपका पिताका है, ठीक है, सुत्ता, इसके बारे में सिस्टमेटिक स्टडी, जिसमें जो आपको समरी, क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेंशन्ड है। हर रिलीजन में आपको जो उसका धर्म ग्रंथ है उसमें आपको हर सोल्यूशन मिलेगा। आपका कोई भी डाउट है, तभी कहते हैं लोग, हमारे घर में सिंपल कहावत होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो बोलते हैं भगवान का नाम लो। अब भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है कि रीड द होली ग्रंथ, उनको पढ़ो, उसमें आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो यही चीज़ जो है वो आपको सिखिज्म में मिलती है, हिंदुज़म में मिलती है, हर रिलीजन में ऐसा मिलेगा। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उनके जो सोल्यूशन है, हमारे कोई भी सिमिलर सोल्यूशंस होते हैं, अलग वे में लिखे होते हैं, बस अलग लैंग्वेज में लिखे होंगे, अलग वे में लिखे होंगे। याद रखना जो 3 पिताकाज है, ठीक है, ये मैन डिवाइडेड है न्यायिकाज में। जैसा जो सुत्ता है वो 5 में है, दिगा, मजीमा, ठीक है, संयुता, अंगुता और खुदा का, इसमें ये डिवाइडेड है 5 में। और इनको भी हम डिटेल में, जब हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो वहाँ हम सारा देखेंगे इनको पूरे डिटेल में। अभी आपको सिर्फ सोर्सेज में याद रखना है। जातकाज जो है वो टेल्स, स्टोरीज हैं जो टेम्पल्स के अराउंड में मैंशनड है, अबाउट द प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, कि ये बुद्धा के बारे में मैंशनड है। जातका स्टोरीज, टेल्स जो है वो बुद्धिज्म, बुद्धा की लाइफ साइकिल से रिलेट करती है सारी की सारी। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अदर जो बुद्धिस्ट सोर्सेज है उसमें है मलिंद पन्ना। ये किसने लिखी है? नागसेन ने। मलिंदा ग्रीक, इंडो ग्रीक रूलर था जिसको कन्वर्ट किया था नागासेन ने, जो आपकी नागासेना ने बुद्धिज्म में। तो उसके बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं वो इसमें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, याद रखना। और ये किसने लिखा है? नागसेन ने। और सेंचुरी कब से? 1 सेंचुरी बीसी से लेकर 1 सेंचुरी एडी के बीच में। देन उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो कितनी लैंग्वेजेस में है? देखो, पाली, संस्कृत और प्राकृतिक। तो जो संस्कृत में है वो है अश्वघोष। एक और इंपॉर्टेंट आ गई अश्वघोष, बुद्ध चरिता, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद है महायान, हिनायान महायान सेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में जाएंगे। हमें यह याद रखना कि जो महायान सेक्ट है वो भी जो है वो डॉक्ट्राइन संस्कृत में लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जैन लिटरेचर की, बुद्धिज्म लिटरेचर हमारा हो गया, तो जैन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सिद्धांत। जो जैन बुक है उसको कह देते हैं सिद्धांत या अगमा। ये प्राकृतिक में रिटन है और अर्धमगरी। अब प्राकृतिक का मतलब हो गया लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और वो कौन सी थी? अर्धमगधी, जो आम लोगों की लैंग्वेज थी। संगम लिटरेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। संगम जो है वो सेकुलर है लिटरेचर, जिसमें संगम एज की बात करते हैं साउथ इंडिया की। संगम लिटरेचर जो वो 3 गैदरिंग में लिखा गया है। पहली गैदरिंग मदुरई में हुई थी, दूसरी गैदरिंग जो है वो कपतापुरम में हुई थी, ठीक है, और तीसरी जो है वो मदुरई में हुई है। ये 3 गैदरिंग हम संगम एज में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो संगम ग्रामर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि तोलका पय्यम, ठीक है, तोल कप पय्यम, ठीक है, ये जो आपका संस्कृत ग्रामर है। संस्कृत पोएम्स 2 मेंशन्ड है यहाँ पर, ये याद रखना। संस्कृत पोएम तो एक है
एकम यानी कि लव थीम के ऊपर बेस्ड थी जो, और दूसरी है पूरम यानी कि वॉर थीम्स। ये एक पब्लिक पोइट्री है। तो संगम में क्या है, संगम लिटरेचर में सेकुलर है, वॉर थीम्स की बात की गई है, यहाँ पर लव थीम्स की भी बात की गई है। देन तमिल लिटरेचर में ये आपके लिए कल के लिए काम है जो आपको याद रखना है, वो है अलवार और नयनार्स। ये भक्ति मूवमेंट के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अलवार जो थे वो थे विष्णु के फेवरेट, मतलब विष्णु वैष्णवी जो विष्णु जी को मानते थे। और नयनार्स हो गए शिवा, जो शिवा से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि शिव जी भगवान जी के साथ। तो ये दो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इनको, और ये काफ़ी काम आपके जो है वो आने वाले हैं।